Hello students, मैं SK हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन। ये कैसे होता है और क्यों होता है। लेकिन ये फर्स्ट राउंड का लास्ट वीडियो है, तो फर्स्ट राउंड का एक बार समय भी बता देते हैं कि क्या कैसे कौन कौन चैप्टर किस क्लास के हिसाब से बताया था। उसके बाद फिर सेकंड राउंड का कुछ बता देंगे, तब फिर सेकंड राउंड शुरू होगा जो चलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट राउंड में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक्स, उसके बाद फिर कुछ मोटिवेट किए थे, जो एक मोटिवेशन का वीडियो था। उसके बाद फिर जब फिजिक्स में पढ़े थे यूनिट जो 9th का चैप्टर था, और एक पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स के 10th का चैप्टर था। उसी तरह से केमिस्ट्री में पढ़े 9th का चैप्टर था मैटर, और 10th केमिस्ट्री था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो 10th से लेकर के आगे कंपटीशन में था। उसी तरह बायो में पढ़ा 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसी का बायो का ही 9th का एक जो टॉपिक था लास्ट, सेल। तो कोशिका पीछे वीडियो था, और अभी है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसको अब हम जानते हैं। इसके बाद फिर एक मोटिवेशन का क्लास होगा। बीच बीच में मोटिवेट होने से कुछ फायदा होता है अपने लाइफ पर, जिंदगी पर, कि हम क्या कर सके, आगे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में फिर बेसिक होगा, और फिर इसी तरह से 9th से लेकर के कंपटीशन तक का एक राउंड फिर चलेगा। सबको देखिए, इससे आपको कंपटीशन में, एग्जाम में तो होता ही है, कंपटीशन में बहुत फायदा होगा। आसान आसान बात पढ़ के तो लगेगा कि हम पढ़ लिए, एग्जाम पास हो गए, लेकिन ये कंपटीशन के लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले बायो में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल जो पढ़े थे हम, वो डिवीजन कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। कोशिका जो है विभाजन हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो क्यों होती है और कैसे होती है, तो होती क्यों है। अगर सेल डिवीजन ना करे तो सबसे पहले जानिए कि अगर कहीं कट जाए, कट करके हट जाए, वहां मांस नहीं रहे, वहां का मसल्स हट जाए, तो फिर वो भरेगा कैसे। तो सेल डिवीजन करेगा ही नहीं, ग्रोथ होगा ही नहीं, तो फिर वो भरेगा कैसे। दूसरी बात है कि कहीं का सेल डैमेज हो जाए, कट के हटे नहीं, टूट जाए, तो फिर नया सेल वहां पर बनेगा कैसे। इसलिए सेल डिवीजन होना, कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि 9 महीना में जो पूरा बच्चा तैयार हो जाता है, वो कैसे बनेगा, तो सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब कैसे होता है सेल डिवीजन, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, फिर उसको फिगर से समझिएगा कितने तरीका से होता है। ये सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा, तो इस वीडियो को गौर से देखिए, समझिए। दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा। तो देखिए, बायो में हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन होना, और ये फर्स्ट राउंड का लास्ट है। तो सेल डिवीजन होने से क्या फायदा है, क्यों होता है, ये जानिए। अब कैसे होता है इसको देखिए। सेल डिवीजन में ओल्ड सेल, देखिए विरचाओ साहब ने बताया था कि ओल्ड सेल से ही नया सेल बनता है। तो सेल डिवीजन में ओल्ड सेल, जो पुराना सेल है, जिसको मदर सेल कहेंगे, मां होगी, उसी से नया बनेगा। तो सेल डिवीजन के केस में जो ओल्ड सेल है, पुराना सेल है, मतलब उसकी मां सेल है, मदर सेल है, उसी से ही नया सेल, मतलब उसका डॉटर सेल, मतलब नया बच्चा बनता है। ओल्ड से ही न्यू बनता है, मदर से ही डॉटर सेल बनता है। सेल डिवीजन होकर के पुराना से नया सेल बनता है, विरचाओ साहब ने बताया था। सेल डिवीजन जब होगा, तो सेल डिवीजन होने से पहले उसके न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो जाता है, तब सेल का डिवीजन होता है।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच जब असंतुलन होने लगता है तब सेल डिवीजन होता है। देखिए साइटोप्लाज्म सेल में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका, और न्यूक्लियस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों के बीच में जब अनबैलेंस्ड और संतुलन होने लगता है तभी जाकर के सेल डिवीजन होता है। वैसे केस में उस टाइम में सेल डिवीजन होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होता है। तो सेल डिवीजन जो होगा वो कैसे होगा, कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। एक को कहते हैं माइटोसिस, या उसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, और दूसरा है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, या उसी को कहते हैं मियोटिक डिवीजन। तो पहला देखेंगे हम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, ये क्या है, कैसे होता है। देखिए माइटोसिस, देखिए एक चीज याद रखना है कि माइटोसिस और मियोसिस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसको जानिए, कैसे कैसे होता है उसका प्रोसेस, सब स्टेप्स सब हम देख रहे हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो ही सेल बनता है, और मियोसिस में एक से चार बनता है। एक से चार तो चार से 16, और यहां एक से दो तो 2 से 4, तो जहां 4 वहां सीधा 16 हो गया। तो मियोसिस जो होता है वो एम्ब्रायो के लिए होता है, जल्दी तैयार होने के लिए बच्चे में। और माइटोसिस जो होता है थोड़ा थोड़ा होकर इसे कट गया, तो यहां पे होगा माइटोसिस, क्योंकि यहां धीरे धीरे सेल का बढ़ना है। तो माइटोसिस को जर्मन के साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले 1877 में देखा था कि सेल डिवीजन हो रहा है और कैसे हो रहा है। माइटोसिस का मीनिंग अगर देखा जाए तो माइटोसिस का अर्थ होता है धागा के समान, धागा की तरह, क्योंकि इस समय क्रोमोसोम धागा जैसा दिखता है। माइटोसिस के टाइम में क्रोमोसोम जो है ना धागा की तरह दिखने में लगता है, इसीलिए उसको माइटोसिस कहा गया। पर रियल में माइटोसिस का अर्थ न्यूक्लियस डिवीजन होता है। देखने में लगता है धागा के जैसा, लेकिन माइटोसिस का मेन मतलब अगर देखा जाए कि माइटोसिस का रियल मतलब क्या होता है, तो माइटोसिस का रियल मतलब होता है न्यूक्लियस का बढ़ना, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो पहले तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा तब सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि माइटोसिस एक के बाद हो गया। माइटोसिस भी 5 स्टेप में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो माइटोसिस भी 5 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होगा। तो माइटोसिस का पहला स्टेप है इंटरफेज। ये कैसे होता है इसको देखिए। माइटोसिस से पहले हर सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है। माइटोसिस होने से पहले हर सेल रेस्ट में आ जाता है। इसमें क्रोमोसोम क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, तो रेस्ट के स्टेज में क्रोमोसोम जो है क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्टेज में क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियोप्लाज्म में विस्तृत रहता है। इस स्टेज में जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वही न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसमें फैला हुआ रहता है। यह था इंटरफेज। उसके बाद अगला फेज जानिए, जिसको कहेंगे हम प्रोफेज। माइटोसिस स्टार्ट होते ही सेल में डिहाइड्रेशन स्टार्ट होने लगता है। जैसे माइटोसिस शुरू होगा बस सेल में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होने लगता है। इसके बाद क्रोमैटिन नेटवर्क के धागे टूटकर छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, इसी के बाद क्रोमैटिन नेटवर्क जो उसमें फैला हुआ था उसके धागे, क्रोमैटिन नेटवर्क का धागा छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में
बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही टुकड़े क्रोमोसोम्स है। तो यही टुकड़ा जो है ना क्रोमोसोम्स था, अब यही टुकड़ा हो गया क्रोमोसोम्स। प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है। अब सारे क्रोमोसोम पर भी दाना दाना रचना दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमोमेयर्स कहते हैं। शुरू में क्रोमोसोम्स लंबे होते हैं, शुरू में क्रोमोसोम्स तो लंबा होता है। हर जीव के सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। अब देखिए हर सेल में, हर जीव के हर सेल में क्रोमोसोम कितना होगा ये फिक्स होता है। अगर क्रोमोसोम फिक्स नहीं रहे, घट बढ़ जाएगा तो उसमें बहुत तरह का सिंड्रोम, बदलाव, दिक्कत आ जाएगा, उसकी पीढ़ी ही चेंज हो जाएगी, अलग टाइप का हो जाएगा। ईच क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक स्पेस होता है। सारे के सारे क्रोमोसोम में एक खास जगह होता है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम की लंबाई में 2 बराबर डिवीजन होता है। अब क्या होता है, उसके बाद भी क्रोमोसोम की लंबाई में बराबर बराबर बंटवारा होने लगता है क्रोमोसोम में, और दोनों आधे भाग सेंट्रोमेयर पर जुड़े रहते हैं। अब जो दो आधा आधा भाग बट गया क्रोमोसोम का, वो दोनों आधे भाग सेंट्रोमेयर पर जुड़ जाता है, जुड़ा रहता है, और दोनों भाग तब क्रोमैटिड्स कहलाने लगता है। एनिमल सेल में क्रोमोसोम 2 भाग में बढ़ जाता है, ये बात एनिमल सेल में भी होता है, और सेल के दोनों पोल्स पर खिसक जाते हैं। लेकिन बढ़ने के बाद एनिमल सेल में जो क्रोमोसोम 2 भाग में बटा है, वो दोनों भाग सेल के दोनों अलग अलग पोल पर खिसक जाता है, इधर आधा आधा उधर खिसक जाता है। दोनों सेंट्रोसोम्स के चारों तरफ अनेक एस्ट्रल रेस निकलती है। अब दोनों सेंट्रोसोम्स जो है उसके चारों तरफ बहुत सारी एस्ट्रल रेस निकल जाती है। दोनों सेंट्रोसोम्स के बीच के साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजिंग हो जाता है। अब दोनों सेंट्रोसोम्स के बीच के साइटोप्लाज्म में कुछ बदलाव होने लगता है, जिससे दोनों सेंट्रोसोम्स के बीच सिंपल फाइबर बन जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाता है। अब दोनों सेंट्रोसोम्स के बीच में स्पिंडल फाइबर के जैसा सबको स्ट्रक्चर में भी देखेंगे बन जाता है। तब क्रोमोसोम सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। तब क्रोमोसोम सिकुड़ भी जाता है, छोटा भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में तो कुछ अंतर हो सकता है एनिमल सेल से, इसलिए प्लांट सेल्स में स्पिंडल फाइबर तो बनता है, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है। अब धीरे धीरे जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो हटने लगता है, गायब होने लगता है, और क्रोमोसोम सेल्स के बीच में आ जाता है। और क्रोमोसोम ही, न्यूक्लियस खत्म, अब क्रोमोसोम जो है वो डायरेक्ट सेल के बीच में आ गया। ये था प्रोफेज। इसका अगला फेज है मेटाफेज। इस स्टेज मेटाफेज में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें स्पिंडल इस स्टेज में पूरा डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में, मेटाफेज में, जो स्पिंडल है पूरा डेवलप हो जाता है। स्पिंडल के बीच बीच के पार्ट को इक्वेशनल लाइन कहते हैं। अब स्पिंडल जो है उसके बीच बीच वाले हिस्सा पार्ट को इक्वेशनल लाइन कहते हैं। क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड है वो अब और ज्यादा क्लियर नजर आने लगता है, क्लियर हो जाता है। हर एक क्रोमोसोम्स खिसककर स्पिंडल की मध्यवर्ती रेखा पर अरेंज हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम्स जो है वो खिसक करके स्पिंडल की मध्यवर्ती रेखा पर जा करके सब व्यवस्थित अरेंज हो जाते हैं।
क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमेयर द्वारा स्पिंडल फाइबर से सट जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो है अपने सेंट्रोमेयर के जरिए उसी के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जाकर के सट जाते हैं और यहीं पर रुक जाता है। तो इस तरह से मेटाफेज यहीं तक है। अब लास्ट फेज होता है एनाफेज। इसमें क्या होता है, इस स्टेज को स्टार्ट होते ही ईच क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे एनाफेज शुरू होगा, शुरू होते ही प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो दो हिस्सा में बढ़ जाता है। अब बढ़ रहा है, यहीं से टूटेगा, दो हिस्सा बनेगा, बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। ऐसा होने से प्रत्येक क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड है वो अलग हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स के बीच एक प्रकार का रिपल्सन पैदा हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड के बीच में एक तरह का रिपल्सन पैदा होता है ताकि वो एक दूसरे से दूर चला जाए, जिससे दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर में भी एक तरह का अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स में भी एक तरह का अट्रैक्शन होता है ताकि फिर नजदीक आ जाए, जिससे स्पिंडल फाइबर सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से खिसकने में भी मदद मिलता है, जिससे दोनों क्रोमैटिड्स सेल के दोनों पोल्स ध्रुव पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स का शेप जो है भी के तरह का या यू के तरह का हो जाता है। अब प्रत्येक क्रोमैटिड्स डालकर क्रोमोसोम्स कहलाने लगता है। डाउटर बना लेकिन क्रोमोसोम है, अभी सेल डाउटर नहीं हुआ है, अभी क्रोमोसोम डाउटर हुआ है। न्यूक्लियस का डिवीजन तो पहले होता है, सेल का डिवीजन बाद में होता है। अब है टेलोफेज। इस फेज में डाउटर क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में खिसकते हुए अपनी ओर के सेंट्रोसोम्स के निकट चले जाते हैं। टेलोफेज में डाउटर क्रोमोसोम जो बन चुका था, डाउटर क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में खिसकते हुए अपने ओर के सेंट्रोसोम जहां पे वहां पर उसके नजदीक में चला जाता है। अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव में जो डाउटर क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें प्रोफेज का उल्टा काम होना शुरू हो जाता है। प्रोफेज का उल्टा काम क्या होता है, जिससे क्रोमोसोम्स में हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले तो डिहाइड्रेशन हो रहा था, इसमें हाइड्रेशन होता है, पानी आना शुरू हो जाता है। इससे क्रोमोसोम्स पतले और इससे ऐसा होने से क्या होगा कि क्रोमोसोम्स पतला और लंबा हो जाएगा और फिर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। केंद्रिका फिर प्रकट होने हो जाती है, फिर से केंद्रिका बनने लगी और क्रोमोसोम्स के चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। तो जो स्टेज हमने देखा है उसका फिगर बना दिए हैं, उस स्टेज को पढ़ के उसके फिगर से देखेंगे कि क्या वैसा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इंटरफेज यही है, ऐसा हो जाता है उसको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बीच जगह से खाली देखिए टूट गया था, अलग होते हुए तारा केंद्र। उसके बाद मेटाफेज में देखिए धीरे गोल था, अभी थोड़ा लंबा हुआ, स्पिंडल फाइबर से खींचा। अब प्रोफेज में देखिए अभी अंदर का डिवीजन हो रहा है, सेंट्रोसोम, एस्ट्रल रेज, तारा केंद्र, सेंट्रोमेयर। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ आते आते क्या हुआ है कि ये भी दूरी पर खींचा गया है। अब यह खिंचाया है तो बीच से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा टेलोफेज में, ये अलग हो जाएगा। ये एनिमल्स में था। अब प्लांट्स में भी उसी तरह होता है, थोड़ा सा अंतर है। प्लांट में देखिए रेस्टिंग फेज में रेस्ट है, कोशिका विभाजन से पहले कोई भी सेल रेस्ट में पहले चला जाता है। उसके बाद प्रोफेज देखिए क्रोमोसोम्स इस तरह से है, यही ऐसे हो गया है, खुला है क्रोमैटिड सेंट्रोमियर। अब देखिए मेटाफेज इस तरह से, क्रोमोसोम्स इस तरह से, एनाफेज में ये खिंचाया है और बहुत खिंचा गया है, टूटेगा बीच से। तो ये अलग टेलोफेज। एक्साइटोकाइनेसिस ये है स्टेज का एक पार्ट है, तो साइटोकाइनेसिस को देखते हैं। देखिए अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब केंद्रक का डिवीजन हो जाता है,
न्यूक्लियस का अंदर वाले का, तब बाहर में जो होता है साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कब से शुरू होता है? एनाफेज से शुरू माना जाता है। टेलोफेज के एंड में साइटोप्लाज्म बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू कर देता है, और टेलोफेज के लास्ट में जाकर के साइटोप्लाज्म बीच से अंदर की तरफ टूटना के लिए धंसना शुरू हो जाता है, और साइटोप्लाज्म लास्ट में दो हिस्सा में बढ़ जाता है, और सेल का पूरा डिवीजन हो जाता है, और दो छोटा छोटा डॉटर नया सेल पुराने सेल से विरचाव के मुताबिक बन जाता है। तो यहाँ डिवीजन होकर के एक से दो सेल बन गया। लेकिन प्लांट में थोड़ा सा अंतर होगा एनिमल सेल से, इसलिए प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन उसके धीरे धीरे धंसने की वजह से, टूटने के उस तरह से नहीं होता है, बल्कि इसमें स्पिंडल के बीच में छोटी छोटी कणिकाएं सब जमा हो जाती है, और जमा होकर के सब एक साथ मिल करके एक प्लेट बनाती है, जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। और इसी प्लेट के दोनों तरफ सेलुलोज की दीवार बन जाती है। बन गए, एक तरफ ये, दोनों तरफ सेलुलोज का दीवार बन गया, तो दो सेल उसी टाइम वहीं अलग अलग, पुराने से मदर सेल से नया डॉटर सेल बन गया। यहाँ भी एक सेल से दो सेल बन गया। अब आ जाइए कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या महत्व है। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखा जाए तो सेल डिवीजन में किसका मुख्य रोल होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम क्लियर रूप से सेल डिवीजन के समय ही दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम जो क्लियरली दिखाई पड़ेगा हमको सेल डिवीजन के ही टाइम दिखाई पड़ता है बस, और नहीं तो रेस्टिंग स्टेज में ये कहा रहता है। तो रेस्टिंग स्टेज में यह केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन के रूप में पैक रहता है। हर सेल में क्रोमोसोम लेकिन फिक्स होता है। क्रोमोसोम पहले बतलाया था कि कम बेस होगा तो चीज ही बदल जाएगा। जैसे आलू है, आलू के प्रत्येक सेल में 48 क्रोमोसोम होगा, चूहा के प्रत्येक सेल में 40 क्रोमोसोम होगा, कुत्ता के प्रत्येक सेल में 40 क्रोमोसोम होगा, आदमी के प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होगा। यही देखिएगा 46 से कभी 48 हो गया, कभी जो है 44 हो गया, तो आदमी अलग हिसाब का बन जाता है। और ये क्रोमोसोम अकेला नहीं बल्कि पेयर में अरेंज होता है। क्रोमोसोम की लंबाई और उसका स्वरूप ये सेंट्रोमेयर फिक्स करता है। प्रत्येक पेयर के मेंबर क्रोमोसोम को, अब देखिए हर एक पेयर में जो दोनों मेंबर क्रोमोसोम है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सेल में क्रोमोसोम की टोटल नंबर जो होता है ना, वो डिप्लॉयड नंबर दो दो करके 23 जोड़ा 46 इस तरह से होता है। अब जो हम अभी पढ़े हैं माइटोसिस से सबसे बड़ा फायदा यही है कि जख्म जो घाव हो जाता है सबको भरना, कट गया जख्म हुआ ना वो, तो सबको भरना, या फिर कहीं जैसे छिपकली का दूध फिर निकलना, रिजेनरेशन, ये सब जो होता है माइटोसिस से ही हो सकता है, मियोसिस से नहीं। मियोसिस तो होता है पेट के बच्चे के लिए जो कि गैमेटिक सेल, अब बॉडी सोमा मतलब होता है बॉडी, तो सोमैटिक के लिए माइटोसिस और गैमेटिक के लिए मियोसिस। तो मियोसिस क्या है उसको देखिए। अब हम सेल डिवीजन का दूसरा टाइप देखते हैं, मियोसिस। इसमें एक मदर सेल से, एक पुराने सेल से चार नया डॉटर सेल बनेगा। तो ये बाहर में नहीं होता है, मतलब सोमैटिक में नहीं होता है। सोमैटिक में होता था माइटोसिस में, ये मियोसिस होता है गैमेटिक सेल में जो जल्दी हो जाए, 1 से 4 बने, जैसे बच्चे का बनना। इसको देखिए,
सेल डिवीजन का दूसरा टाइप मियोसिस को क्या है? लोअर एनिमल्स में ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लोअर एनिमल्स जो होता है, छोटा जीव जंतु, उसमें ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब उसका सेल डिवीजन करके टूट करके एक से दो बन जाता है। ब्रायोफाइलम में देखते हैं पत्ती से नया पेड़ बन जाता है। हाइड्रा में देखते हैं कि नया उभार ग्रोथ निकलता है, टूट करके अलग हो जाता है। अमीबा में देखते हैं कि जिस तरह से सेल डिवीजन हमने पढ़ा है एक से दो बनना, माइटोसिस में वही उसमें होता है। उस सब में मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, उस सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था माइटोसिस में, लेकिन हम देखते हैं मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है, ओवम स्पर्म की जरूरत पड़ती है, जाइगोट बनता है किस तरह से, पूरा बच्चा तैयार होता है किस तरह से। इसमें मियोसिस टाइप का ही डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेल डिवीजन का दूसरा टाइप हमने देखा मियोसिस में कि लोअर एनिमल में तो मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, काहे कि लोअर एनिमल में ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर एनिमल में मियोसिस होगा, काहे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो माइटोसिस द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाया करता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन मियोसिस कहां होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होगा वही मियोसिस होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या का आधा होना गैमीट्स के निर्माण के समय होता है। देखिए, जब गैमीट्स बनने लगता है, गैमीट क्या है? यही स्पर्म ओवम, यही जो मिलता है, तो उस टाइम में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। 46 था ना एक सेल में, मैन में या जिसमें भी जितना था, तो आधा आधा हो जाता है। तो इसको हम, ऐसा होने को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तब गैमीट्स डिप्लॉयड सेल्स नहीं कहलाएगा। जब आधा हो गया है क्रोमोसोम, तब उस सेल को हम डिप्लॉयड सेल नहीं कहेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे? आधा हो गया है ना, हैप्लॉयड सेल कहेंगे। हैप्लॉयड सेल में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। देखिए, स्पर्म जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सेल और ओवम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों मिलकर के फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। और इसी से धीरे धीरे डिवीजन होते होते बढ़ते बढ़ते पूरा एम्ब्रायो बन जाता है। और फिर यह हैप्लॉयड जो है अब तक था, फिर ये धीरे धीरे डिप्लॉयड बन जाता है। फिर उस बच्चे में 46 क्रोमोसोम मिल जाएगा, जो कि 23 मिलेगा फादर से और 23 मिलेगा मदर से, या जिसका भी आएगा तो आधा माँ से आधा बाप से। तो वही बुनना चला जाता है क्रोमोसोम से, उस पर एक एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, जो बच्चे में माँ बाप वाला गुण चला जाता है, यही होता है हेरिडेटरी कैरेक्टर। इससे आधा क्रोमोसोम माँ से और आधा पिता से मिलता है। ठीक है, अब मियोसिस जो होगा, तो माइटोसिस हो रहा था इतने स्टेज में, जो छोटा प्रोसेस था, तो मियोसिस का जो और बड़ा प्रोसेस है, इसका देखते हैं कि कितना स्टेज है। इसमें सेल डिवीजन 2 बार होता है मियोसिस में, लेकिन क्रोमोसोम जो है उसका डिवीजन एक ही बार होगा। तो देखिए, इसको हमने बांटा है ए और बी, दो ही टाइप में। तो ए में है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में भी पहला है प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में भी उसका पहला है लेप्टोटीन। ये क्या है? देखिए, ये सबसे छोटा फेज होता है मियोसिस का। इसमें क्रोमोसोम जो है लंबा और पतला हो जाता है, और इसमें क्रोमोमेयर क्लियर हो जाता है। दूसरा आ जाइए जाइगोटीन। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो था, एक जैसा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम
पेयर में सज जाता है, अरेंज हो जाता है, और लंबाई में एक दूसरे से सट जाता है। इसीलिए दो सट गया, दो हो गया, इसको हम बाइवैलेंट्स कहते हैं। अब ध्यान बाइवैलेंट पर रखिएगा, क्योंकि बाइवैलेंट का बहुत सारा इस्तेमाल पड़ेगा, बहुत जगह ये काम ये वर्ड का आएगा, इसलिए बाइवैलेंट इसको कहते हैं। तीसरा है पैचिटीन। इसमें बाइवैलेंट जो है वो सिकुड़ करके छोटा और मोटा हो जाता है, और प्रत्येक क्रोमोसोम अपने लंबाई में ही बढ़ जाता है, बंटवारा हो जाता है, जिससे बाइवैलेंट जो है 4 क्रोमैटिड्स बना देता है। अब इसको हम बाइवैलेंट नहीं करके 4 बना दिया है ना, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट कहेंगे। अगला है चौथा डिप्लोटीन। पेयर क्रोमोसोम है जो मेंबर उसका है, होता है दो है ना, पेयर का जो मेंबर है वो अपने क्रोमैटिड के साथ ही अलग हो जाता है, और कुछ ही स्थान पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और वहां पर एक्स के जैसा जुड़ा हुआ है ना, तो एक्स के टाइप से जुड़ता है, एक्स जैसी रचना बना लेता है। इसमें क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ही आपस में कहीं कहीं पर अदला बदली भी कर लेता है। हो गया। अब देखेंगे 5वां डाइकाइनेसिस। अब जो पेयर क्रोमोसोम का मेंबर था उसमें रिपल्सन शुरू हो जाता है। जैसे रिपल्सन शुरू होगा तो जिससे ये केंद्रक के भीतरी भाग में ही, केंद्रक में ही खिसकना शुरू कर देगा, खिसकते खिसकते कहां पोल पर चला जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो बीच में गैपिंग मिला हुआ वही टूटेगा इससे। तो ये था अभी तक पहला प्रोफेज 1। अब दूसरा है मेटाफेज 1। क्योंकि ये पहला डिवीजन कर रहे हैं, 2 बार का होगा, सब में फिर दूसरा वाला में 2 लिखते चलेंगे। तो मेटाफेज 1 में देखिए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर का झिल्ली वो गायब होने लगता है, और स्पिंडल फाइबर का निर्माण यहीं पर हो जाता है। बाइवैलेंट अपने 2 सेंट्रोमेयर द्वारा स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल के बीच में सट जाते हैं। अब बाइवैलेंट जो है वो 2 सेंट्रोमेयर के जरिए स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल के बीच में सट जाता है। इस तरह बाइवैलेंट स्पिंडल के बीच में ही जो है अरेंज हो जाता है। अब तीसरा देखिए एनाफेज 1। इसमें बाइवैलेंट के मेंबर जो है वो रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा, रिपल्सन की वजह से सेल के दोनों पोल पर खिसकने लगता है, और दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल खिसकते खिसकते अलग हो जाते हैं और दोनों पोल पर चले जाते हैं। अब देखिए चौथा टेलोफेज 1। ईच क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स, अब है कि प्रत्येक क्रोमोसोम का जो दोनों क्रोमैटिड है वह एल या भी के आकार में अरेंज हो जाता है, सज जाता है। अब 5वां देखिए साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो 5वां है मियोसिस फर्स्ट का, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनता है। तो पहले देखिए एक के बाद 4 नहीं बन जाएगा, 2-2 करके बनेगा। तो पहले 2 डॉटर सेल्स बनता है, और प्रत्येक में क्रोमोसोम्स की संख्या जनन कोशिकाओं की ठीक आधी होती है, और प्रत्येक क्रोमोसोम में और प्रत्येक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या है वह जनन कोशिकाओं की ठीक आधी हो जाएगी। दोनों में आधा होगा तब ना, आधा माँ से आधा बाप से, तब 23-46 होगा, और नहीं आधा होगा 46 तो तब 92 ज्यादा हो जाएगा, आधी हो जाती है। उसके बाद ये पहला मियोसिस डिवीजन हो गया, उसके बाद ये थोड़ा सा रेस्ट लेता है, तब फिर करेगा सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोसिस फिर शुरू करेगा। तो पहले रेस्ट ले रहा है, रेस्टिंग फेज। कभी कभी डॉटर सेल्स टेलोफेज के बाद, कभी कभी डॉटर सेल्स जो है टेलोफेज के बाद, देखिए दूसरा जो नया बना हुआ डॉटर सेल है वही ना फिर सेकंड मियोसिस करेगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन करेगा। तो वही जो नया डॉटर सेल्स मियोसिस 1 से बना है, टेलोफेज के बाद
वो इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में थोड़ा दिन के लिए थोड़ा आ जाती है रेस्ट के लिए। इसके बाद रेस्ट जब कर लेती है तो रेस्ट के बाद ही सेकंड मियोटिक डिवीजन या मियोसिस सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए ये था मियोसिस या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये है बी, सेकंड मियोटिक डिवीजन या मियोसिस सेकंड। देखिए इसमें भी माइटोसिस की तरह से ही वही सब फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चूंकि एक से तो पहले 2 बन गया है मियोसिस 1 में, मानी मियोटिक डिवीजन 1 में, अब वही 2 से 2 दूना 4 बन जाएगा सेकंड मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 2 में। तो हो गया 1 से 2, 2 से 4, मतलब 1 से 4। माइटोसिस में तो 1 से 2 ही था। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद ही सेल का डिवीजन होता है, तो मालूम है। अतः 2-2 करके एक मदर सेल से कुल 4 डॉटर सेल बन जाता है। देखिए मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसी में पहला देखे थे लेप्टोटीन, देखिए क्रोमोमेर और सेंट्रोमेर, लेप्टोटीन ऐसा, जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनता था तो जाइगोटीन ऐसा, यह है पैचिटीन, यह है डिप्लोटीन, देखिए इसमें उसके बाद टेट्राड, 4 बन गया था टेट्राड। उसके बाद है डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज में देखिए ही अपने अपने पोल की तरफ जा रहा है, एनाफेज में पूरा चला गया, बीच से टूट के 2 बन गया, ये टेलोफेज में। अब मियोसिस 2 जो होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन, इसमें देखिए प्रोफेज में, मेटाफेज में, है ना, ये ऊपर जा रहा है, एनाफेज में ये बीच से होगा, 2 अलग अलग है, बन गया 2 गुना 4 टेलोफेज में, डॉटर सेल्स बना है, क्रोमोसोम्स। देखिए इसका कुछ मुख्य बिंदु 4 है जिसको मालूम रखना, याद रखिए। मियोसिस 1 जो हुआ है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है मदर सेल्स के क्रोमोसोम की आधी हो जाती है, आधा होना ही है जरूरी, आधा आधा, तब बच्चे में आधा मिलकर पूरा हो जाएगा। अतः इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। माँ बाप में 46 है, नहीं आधा हो तो दोनों जाएगा तो 92 हो जाएगा ना, इसीलिए पहले आधा आधा होकर 23 हो गया, 23 गया तो बच्चे में फिर 46 हो गया, माँ बाप में फिर पूरा 46 से 40 हो गया। और मियोसिस 2 में बनी डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है जो मियोसिस 1 में रहती है, अब फिर ना आधा हो जाए, इसमें जो है वही इसमें रहेगा। इसमें क्रोमैटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए ये पूरा मियोसिस में क्रोमैटिक पदार्थ है, उसका आपस में आदान प्रदान होता है, जिससे मेल और फीमेल के गुण का मिक्सचर अच्छा से हो जाता है। इससे संतान में अच्छे गुण को जाने का चांस होता है, तब ना लोग हाइब्रिडाइजेशन कराता है, अच्छे नस्ल और खराब नस्ल को पेड़ पौधा में भी और जानवर में भी, किसी में मीट ज्यादा है, किसी में दूध ज्यादा है, किसी का पेड़ बड़ा है, किसी में फल ज्यादा है, तो दोनों गुण गया। अब दोनों अच्छा है तो मिलाएंगे काहे के लिए, दोनों खराब है तो मिला के फायदा है नहीं, तो एक अच्छा और एक खराब करके अच्छी नस्ल हम तैयार करते हैं। देखिए माइटोसिस कहाँ होता है, हमेशा सोमैटिक सेल में, बॉडी के सेल में होता है। इसमें क्रोमोसोम आधा नहीं होता है, जो था वही रहेगा, तो उतने का सिर्फ टूटता है, वही जितना क्रोमोसोम है वही रहता है, सिर्फ टूट गया उतना ही, उतना बच्चे में भी चला गया। इसमें गुण पर बच्चे के कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वही रह गया। अब मियोसिस में जो होता है गैमेटिक सेल में होता है, इसमें ही ना आधा हो जाता था क्रोमोसोम, और इसमें वंशज के बदलाव होने का चांस आता है। अब थोड़ा चीज और देखिए, बस ये खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरह से क्रोमोसोम सब एक दूसरे से मिलता है, गुण माँ बाप से बच्चे में जाता है, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है, उसका एक बात छोटा सा देख लीजिए। जैसे ये पहले मूल क्रोमोसोम था, तो अलग अलग 2 क्रोमोसोम माँ बाप का मान लिए हैं, इसको अलग अलग कोडिंग ABC हम कर दिए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो देखिए किस तरह से इसमें काइज़मा बनेगा, दोनों मिलेगा, अब मिलने के बाद प्राप्त हुआ तो किस तरह से देखिए इसका पहले लाल, अब ब्लू अलग अलग था, इसमें देखिए ब्लू में लाल मिलके किस तरह से ये एक
हो गया। तो इस तरह से कैरेक्टर इंटरचेंज इस तरह से होगा, इस फिगर में समझ। अब एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में जान लीजिए कि जीन किसको कहते हैं। जीन जो है ना क्रोमोसोम का ही एक अंश होता है, उसी पे दाना दाना होता है, दाना की टाइप से क्रोमोसोम पे जितना गुण उतना जीन, उतना क्रोमोसोम में गया, जीन उसके साथ गया, तो जितना कैरेक्टर उतना के लिए अलग अलग जीन होता है। यही जीन में हेरिडेटरी कैरेक्टर का उत्तरदायी जीन ही होता है। अब देखिए ट्विंस, बच्चा कभी कभी जुड़वा हो जाता है, तो जुड़वा बच्चा लक्षण में और स्वभाव में तो बिल्कुल एक जैसा होता है, इसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। एक ही चीज का एक ही ट्विंस कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं ट्विंस? ये एक ही ओवम से बनता है, क्योंकि एक ही एग से, एक ही ओवम के टूट जाने से बना, तो एक ही एग का है, इसलिए दोनों एक जैसा होता है। ये समान लिंग के होते हैं। और प्लस एक और बात है, जो भी जुड़वा होगा आइडेंटिकल ट्विंस होगा, वो अगर लड़की है तो दोनों लड़की होगी, लड़का है तो दोनों लड़का होगा। ये मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, 3 या उससे ज्यादा भी एक साथ जुड़वा हो सकता है। लेकिन एक कारण होता क्यों है ऐसा? तो कभी कभी कोई फर्टिलाइज्ड ओवम, कभी कभी जो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया है, मतलब जाइगोट बन गया है, वह जाइगोट सेल डिवीजन के बाद 2 या 2 से ज्यादा खंड में टूट करके फ्री या अलग अलग एम्ब्रायो को, बच्चे को बनाने लगता है। तो इस एम्ब्रायो की जो उत्पत्ति होगी, इसमें मियोसिस नहीं माइटोसिस से होगा, अलग अलग सब में। तो उसमें क्रोमोसोम भी उतना ही का उतना रह जाएगा और गुण भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, तब इसलिए ट्विंस का बच्चा एक जैसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ट्विंस भी अलग अलग होता है, इसका अलग प्रोसेस है, जिसके कारण ट्विंस भी, बच्चा जुड़वा भी अलग अलग गुण का होगा। ये कैसे होता है? तो ट्विंस कभी कभी नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। क्या होता है? कभी कभी एक साथ 2 ओवम, कभी कभी एक ही साथ 2 एग, 2 फीमेल का ओवम 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। तब क्या होगा कि एक ही साथ 2 ट्यूब्स बनेगा और ये दोनों आनुवंशिक रूप से अलग अलग होगा। क्रोमोसोम उतना ही, लेकिन सब में अलग अलग होगा। इन सभी में जितना भी बच्चा इस तरह का बना है, इसका लिंग अलग अलग भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, और स्वभाव लक्षण सब इसका अलग अलग होगा। तो जुड़वा भी 2 टाइप का है, सेम गुण वाला, एक अलग गुण वाला भी होता है, हो सकता है। दोनों का कारण मालूम चल गया है। अब ये यहीं पर समाप्त हो जाता है एक राउंड। अब मोटिवेशन एक अलग क्लास होगा, उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होगा। इस सबको देखिए, सबसे फायदा उठाइए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, सबको देखते समझते रहिए। इसका फायदा आपको एग्जाम में कंपटीशन में पता चलेगा। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।